हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता टॉपिक पढ़ रहे थे। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आप लोगों को बतलाया गया था कि किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और इसका जो माप है वो हम लोग उसके मान से करते हैं, अर्थात जिस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसमें उतनी ही अधिक होती है। ये मतलब बतलाए थे आप लोगों को। फिर कुछ प्रमुख तत्वों का हम लोग पढ़े थे कि विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का कितना होता है। कुछ प्रमुख का आपको लिखा करके याद करने के लिए बोले थे। और फिर हम लोग पढ़े थे कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन कैसे होता है, बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर किस तरह परिवर्तित होता है। और फिर आपको लास्ट में हम बतलाना शुरू किए थे विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग, क्या क्या इसका उपयोग है, प्रयोग है। उसमें आपको एक पॉइंट बतलाए थे केवल हम कि बंधन की ध्रुवता मापने में कंपटीशन लेवल का ये प्रश्न होता है कि बताइए कि ये यौगिक दिया हुआ है, इसमें कौन सा यौगिक ज्यादा ध्रुवीय है, ये ऐसा प्रश्न होता है। देखिए, ध्रुवता से दो बहुत इंपोर्टेंट बात होता है, ठीक है, आपको बतलाते हैं। ध्रुवता संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन खास बात यह है ध्रुवता को ऐसे म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से नहीं। और म्यू का जो मान है वो हम लोग को कहीं भी निकालना नहीं होता है। खास बात यह है कैसे निकालता था, थोड़ा बहुत आपको बतलाते हैं। जैसे BCl3 है तो आपको बतलाए थे कि वेक्टर जैसा निकालते हैं। इसका उधर ऐसे हो जाएगा, फिर इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा ऐसे। तो ये फिर वेक्टर की तरह होता है ना, 120 एंगल है, तो जैसे वेक्टर निकालते हैं वैसे ही निकाल रहे हैं। कहीं पर भी ध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय यौगिक विलेयता में सोल्यूशन में आपको बताया था समान समान को घोलता है, ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं। तो ये ध्रुवीय है या नहीं है चेक करने के लिए म्यू का मान निकालना होता था। म्यू का मान 0 हो जाएगा तो बोलेंगे कि ये अध्रुवीय यौगिक है। म्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे ध्रुवीय है। मतलब यहां भी मान से मतलब नहीं है कि कितना उसका म्यू का मान होगा। इसी तरह से हम लोग आगे कहीं भी ध्रुवता का होगा तो आपको मान से लेना देना नहीं है, केवल इसका क्रमबद्ध तरीका पढ़ना होता है। इसीलिए आपको एक तो ये ध्यान रखना है विलेयता वाला, और दूसरा भी हम लोग पढ़े कि ध्रुवता और चेक करना होगा कौन ध्रुवीय बंधन है, अधिक ध्रुवीय कौन है। तो आपको दोनों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर डेल्टा EN निकालना होगा। डेल्टा EN आप निकाल लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, पहला ये था। दूसरा आपको लिखना है, दूसरा लिखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान किसी तत्व के विद्युत ऋणात्मकता का मान किसी तत्व के आधात्विक अभिलक्षण को बतलाता है। आधात्विक अभिलक्षण को बतलाता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान घटने से तत्वों में आधात्विक गुण घटते हैं। तत्वों में आधात्विक गुण घटते हैं। एग्जाम्पल दिखला देंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसा है। तो आधात्विक अभिलक्षण अगर लिखना होगा, आधात्विक अभिलक्षण, तो आधात्विक अभिलक्षण में आपको दिखाना है। तो आधात्विक अभिलक्षण सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा। और जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा तत्व का आधात्विक गुण भी घटेगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता 4 है इसका 2.8 लगभग, और ऑक्सीजन का इसका और कम होना चाहिए, 2.5 के आसपास। ऑक्सीजन 3, इसका 3, ठीक है, सॉरी 3.5। तो
अधात्विक अभिलक्षण लिखना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है, तो इसमें अधात्विक गुण सबसे अधिक होगा। इससे कम अधात्विक गुण किसमें होगा? ऑक्सीजन में। और इससे भी कम किसके? नाइट्रोजन। सबसे कम अधात्विक कौन है? इसमें आयोडीन है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटने से तत्वों के अधात्विक अभिलक्षण घटते हैं, अधात्विक गुण घटता है। ठीक है, ये लिख लेना आपको। अगला हेडिंग देंगे तीसरा, किसी आयनिक यौगिक की आयनिक अभिलक्षण तत्वों के परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के समानुपाती होता है। अर्थात आयनिक अभिलक्षण, अर्थात के बाद कॉमा देके बोर्ड पर से लिखेंगे, आयनिक अभिलक्षण समानुपाती होगा डेल्टा ईएन के। एग्जाम्पल देखिएगा, हम लोग को आयनिक अभिलक्षण बतलाना है NaCl का। Na2O का और KBr का। ठीक है, आयनिक अभिलक्षण बतलाना है कि किसमें आयनिक अभिलक्षण अधिक होगा, कौन ज्यादा आयनिक होगा। आयनिक गुण आपको लिखना है, आयनिक अभिलक्षण बतलाना है। क्या कहा गया कि जो आयनिक अभिलक्षण है वो दोनों परमाणुओं के बीच के विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के समानुपाती होता है। मतलब जिन परमाणु के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होगा वह सबसे अधिक आयनिक प्रकृति का यौगिक होगा। तो यहां देखेंगे सोडियम है 2.8, क्या है ये? सोडियम कितना बतलाए थे आपको? 1। क्लोरीन 3, सोडियम 1, ऑक्सीजन 3.5, पोटेशियम 0.9 या 0.8 और ब्रोमीन 2.8। ये है। तो आप देख लीजिए अंतर सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है? यहाँ। तो ये सबसे ज्यादा आयनिक अभिलक्षण का होगा Na2O। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर 2.5 का है। इसके बाद अंतर कहाँ है? ये यहाँ 2 का अंतर है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना? सबसे अधिक आयनिक ये होगा, तब NaCl और सबसे कम KBr। चलिए, ये हम लोग पढ़ लिए विद्युत ऋणात्मकता का अनुप्रयोग। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता टॉपिक किस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए आगे अब आपको हेडिंग देना है अगला। हम लोग पढ़े क्या क्या अब तक? परमाणुक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, C जो था तीसरा। चौथा आपको हेडिंग देना है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, D करके। आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी, ऊर्जा का मतलब एंथैल्पी समझना है। आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ना, ये आपको हेडिंग देना है। चलिए समझिएगा आगे। आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। देखिए, आयनन
का मतलब थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि आयन बनने वाला नहीं, आयन बनने वाला ऊर्जा या आयन बनाने वाला ऊर्जा। आयनन का मतलब ये कि आयन में परिवर्तित होने के लिए, परिवर्तित कराने के लिए जो ऊर्जा चाहिए। आयन में दो तरह के होते हैं, आयन दो तरह से बनेगा। कोई परमाणु एक से, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो भी ये निगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब आयन बनेगा। आयन दो तरह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से भी, इलेक्ट्रॉन त्यागने से भी। आयनन ऊर्जा जो है वो आयन बनने वाला ही ऊर्जा है, आयन बनाने वाला ऊर्जा है, लेकिन कौन आयन? धन आयन, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। मतलब ऐसे समझना है आपको कि आयनन ऊर्जा जो क्या है, तो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जबरदस्ती से निकाल रहे हैं, तो ये करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी परमाणु से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात समझना है, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। और ये अब प्रश्न ये कि आयनन ऊर्जा मतलब क्यों आवश्यक होता है, या ऐसे बोले कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, सोडियम परमाणु है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, सोडियम परमाणु है। हम बोले कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होता है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा जब निकलता है तो किनारे से शुरू होता है, मतलब इसका सबसे पहले 11वां इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रक्रिया है वो क्रमिक होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सबसे लास्ट वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके, ये नहीं कि एक के बाद 4-5 इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसा नहीं होता है, समझिएगा। तो मान लीजिए कि हमको ये सोडियम परमाणु से 11वां इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसके लिए ऊर्जा क्यों लेगा, ये बात हम लोग को समझना है। ये तो हम लोग कह दिए अब कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगा उसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। हम ये बतला रहे हैं क्यों ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो क्यों नहीं खुद इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब कोई भी परमाणु खुद इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं उत्सर्जित कर देगा, क्यों ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इसीलिए होगी कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है घूरते रहता कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल कार्यरत होता है। नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता तब ना ये अलगे अकेले भाग जाता स्वतः भी, लेकिन फ्री तो है नहीं, ये बंधा हुआ है नाभिक के आकर्षण बल से। जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है उससे ये आकर्षित है, उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचे हुए, आकर्षित किए हुए, पकड़े हुए है। तो कैसे निकल जाएगा? यदि इसको निकालना होगा तो क्या करना होगा? इस आकर्षण बल को हटाना होगा। तो ये एक तरह का बंधन है, आकर्षण बल मतलब एक तरह का बंधन है। तो जब बंधन को हम लोग को हटाना होगा तो इसके लिए ऊर्जा लगेगा। तो जो ऊर्जा लगता है, मतलब जो हम लोग ऊर्जा देते हैं, उस ऊर्जा से ये बंधन टूटता है। जो आकर्षण था तो अभी फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी के बारे में आपको एक बात ये समझना है, पहले भी बोले कि ये क्रमिक होता है, मतलब ऐसा नहीं किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलता है। अब समझिएगा कि ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब फिर हम चाहते हैं कि और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम चाहते हैं कि 10वां इलेक्ट्रॉन एक और निकले। तो मान लीजिए कि पहला जो निकाले थे यहां से, इसको करने के लिए E1 ऊर्जा लगा, और 10वां इलेक्ट्रॉन को करने के लिए E2 ऊर्जा लगा। ठीक है, 10वां इलेक्ट्रॉन को E2 ऊर्जा दिए तो ये बाहर निकल गया, मतलब 2 7 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि E1 और E2 दोनों मिला करके एक ही बार ऊर्जा दे देते हैं इस अवस्था में 2 8 1। तो ऐसा नहीं कि E1 ऊर्जा और E2 ऊर्जा, मान लीजिए 10 जूल था और ये 15 जूल है, तो दोनों ऊर्जा 25 जूल एक बार दे देते इसको, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्रमिक रूप से निकलता है, एक एक करके निकलता है, मतलब आयनन एंथैल्पी जो है वो क्रमिक होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आपको खुद समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे आयनन ऊर्जा का मान किसके लिए अधिक होगा, क्या क्या होगा। हम लोग फाइनली बात क्या समझें कि आयनन ऊर्जा क्यों लगता है, ये आकर्षण बल को तोड़ने के लिए।
जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल आरोपित होता है उस बल को तोड़ना होता है। तो वो बल जितना प्रबल होगा, जितना प्रबल बंधन होगा, ऊर्जा उतना ही अधिक लगेगा, मतलब आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये जो बल जितना प्रबल होगा, आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक हम लोग को ऊर्जा लगेगा। कमजोर बंधन रहेगा, दुर्बल बल से आकर्षित करेगा, थोड़ा सा ऊर्जा देंगे टूट जाएगा। तो अब ये बल कौन लगा रहा है? नाभिक। और नाभिक में कौन बल लगा रहा है? नाभिकीय आवेश, मतलब प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, 10 गो प्रोटॉन रहेगा तो आकर्षण बल कुछ और होगा, और प्रोटॉन 15 गो हो गया तो आकर्षण बल और बढ़ जाएगा, 20 प्रोटॉन हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा, मतलब हम लोग को तोड़ने के लिए और ऊर्जा देना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, मतलब आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो आयनन ऊर्जा एक बात इस पर निर्भर करेगा कि प्रोटॉन की संख्या पर, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। फिर दूसरा बात आपको ऐसे भी समझने में आ रहा होगा, बताइए तो आयनन ऊर्जा किसके लिए अधिक होगा? एक परमाणु इलेक्ट्रॉन यहां निकालना है और दूसरा निकालना है इलेक्ट्रॉन, E1 यहाँ है, E2 यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन है। किस स्थिति में ज्यादा ऊर्जा लगेगा? E1 को निकालने के लिए, E2 निकालने के लिए? E1 निकालने के लिए ऊर्जा अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक अधिक न है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, दो चार्ज के बीच में आकर्षण बल कैसे लगता है? दो चार्ज के बीच में जो बल है वो किस पर निर्भर करता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ नाभिक, यही ना नाभिक है, इसको आकर्षित कर रहा है इलेक्ट्रॉन को R1 दूरी से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन R2 दूरी से। दूरी ज्यादा है तो यहाँ पर बल क्या होगा? कमजोर होगा। यहाँ दूरी कम है तो बल प्रबल होगा, मतलब नाभिकीय जो बल है, नाभिकीय आकर्षण बल, वो प्रबल होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगा, यहाँ से कम लगेगा। मतलब दो चीज आप समझ गए, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो भी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और यदि आकार घटेगा तब जाकर के आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। बहुत अधिक गर्मी है। गर्मी इतना अधिक है, और जहां ये वीडियो बनाते हैं ये घर से काफी दूरी पर है। गांव का एक लड़का कोचिंग यहाँ पढ़ाता है, तो काफी दूरी पर है गांव से, 1 किलोमीटर के आसपास। और ये जो छत है ना, इसका छत नहीं है, ये ऐसे ही है फाटा हुआ। और पहले तो 3-4 लड़का साथ में आता था, शुरुआत में वीडियो बनाने आते थे। तो चलिए सब बना रहे हैं, वीडियो देखते हैं। फिर 1-2 आया, फिर 1 आया, अब वो भी गायब। अकेले आते हैं, अकेले मोबाइल रख करके, और बंद करना होता है, रोकना होता है तो खुद से रोकना पड़ता है। और गर्मी बादल वगैरह की वजह से इतना अधिक है, इसका कोई हिसाब नहीं है। परेशान हो जाते हैं। और यहाँ कुछ लाइट वगैरह को उस तरह से व्यवस्था है नहीं। 1 बोतल पानी लाया था घर से, खत्म हो गया। अभी ये वीडियो आप लोग को बना रहे हैं, फिर 9th क्लास का वीडियो बनाना है, दूर है, एक ही बार आते हैं तो 2 वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए खैर, लगभग जल्दी आप लोग को ऑफलाइन क्लास होने वाला है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा कब तक ओपन होगा। चलिए, लिखना है पहले आयनन एंथैल्पी में डैश दे करके लिखिए। किसी तत्व के विलगत परमाणु के गैसीय अवस्था से, विलगत आइसोलेटेड, अकेले परमाणु एकदम बिल्कुल सिंगल हो, ऐसे आइसोलेटेड का मतलब अकेले होता है, मैंने क्या उसको बोलते हैं, सेपरेट बिल्कुल। किसी परमाणु के विलगत गैसीय अवस्था से, परमाणु अकेले है और गैसीय अवस्था से, गैसीय अवस्था में ला करके, गैसीय अवस्था से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को
आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसे आई से आयोनाइजेशन, ई से एनर्जी या एंथैल्पी समझिए, इसे आई से सूचित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आयनन एंथैल्पी क्रमिक होता है। नहीं, एक मिनट, आयनन एंथैल्पी नहीं है, अच्छा ठीक है लिख लिए। तो आयनन एंथैल्पी क्रमिक होता है, अर्थात किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्रमिक रूप से एक एक करके होता है। माने एक इलेक्ट्रॉन निकला तब फिर अगला निकलेगा, तब फिर अगला, ऐसे एक एक कर क्रमिक रूप से एक एक करके होता है। और प्रथम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा IE1, प्रथम आयनन ऊर्जा IE1, कॉमा दूसरे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2, द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2, तीसरे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को तृतीय आयनन ऊर्जा I3 ... कहते हैं। चौथा के लिए चतुर्थ ऐसे करके फिर ... करके लिख देंगे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई तत्व X है, विलगत अकेले है, कैसी अवस्था में, इसे एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही निकलेगा, पहले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी ध्यान रखना है। किनारे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक एक करके निकलेगा। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। और ये क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब क्या है, कोई परमाणु था X, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, ये X प्लस बन जाएगा, ऐसे धनायन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां जो है बोलेंगे कि इसके लिए जो ऊर्जा लगेगा वो मान लीजिए IE1 है। क्या है, IE1। ये कोई परमाणु था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो धनायन बनेगा ना। तो मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, पहला इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा लगा उसको क्या कह दिए, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब इसके लिए जो ऊर्जा लगा उसको प्रथम आयनन ऊर्जा IE1 बोल दिए। और जो मान लीजिए अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो गैसीय अवस्था हो गया, ऐसा वैसे ही रहेगा, धनायन बन गया। अब फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इसके लिए ऊर्जा दूसरा लगेगा, ऐसा नहीं उतना ही ऊर्जा देंगे निकल जाएगा, ऐसे 2 4 चला जाएगा, क्योंकि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकला, एक पहले निकला था फिर एक अभी निकला। इसके लिए जो ऊर्जा लगेगा वो IE1 नहीं लगेगा, दूसरा कुछ लगेगा IE2। आपको इस समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि ऊर्जा इसमें ज्यादा लगेगा कि इसमें, पहला के में कि दूसरा में, माने किसका मान अधिक होगा, IE1 का क्या IE2 का, IE2 का मान अधिक होगा। क्यों, बतलाइए जल्दी से, देखिएगा समझिएगा। मान लीजिए कि मैग्नीशियम है 282, तो इसका अंतिम में 12वां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि इसका 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन इसको आकर्षित कर रहा है, प्रोटॉन 12। जब इसमें से एक निकल जाएगा तो कैसा बचेगा, ये एक निकल जाएगा तो ऐसा बचेगा 2 8 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन था तो शुरुआत में वो निकल गया, तो एक निकला तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 11, अब प्रोटॉन कितना रह गया, 12 ही प्रोटॉन रह गया। तो बताइए, तो अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से, पहला निकाले यहाँ 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन था, तब आकर्षण बल लग रहा था, उससे एक जो ऊर्जा जितना लगा ऊर्जा दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम लोग को ये जानना है कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर दोबारा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा। तो जब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग अधिक ऊर्जा लगेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ प्रोटॉन 12 ही है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो प्रोटॉन ज्यादा है, नाभिकीय आवेश अधिक है, तो ज्यादा नाभिकीय आवेश होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अभी हम लोग समझ रहे थे ना। तो इसीलिए जैसे जैसे आयन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
यदि हम लोग को और आगे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए और आगे निकालना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो x प्लस प्लस जो 3 बनेगा, इसके लिए जो ऊर्जा लगेगा उसको IE3 कहेंगे, ये सबसे अधिक होगा। आयनन ऊर्जा का यदि क्रम लिखना होगा, आयनन ऊर्जा, तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होगा, बढ़ेगा शुरुआत से। IE1 सबसे कम होगा, इससे अधिक IE2 और इससे भी अधिक IE3, ऐसे ये क्रम होगा। चलिए ये लिख लेना है जल्दी से आपको। आयनन ऊर्जा को जनरली हम लोग जो ऊर्जा होता है उसको दिखाते हैं किलो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन ना, क्या बोल रहे हैं, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या जूल प्रति मोल। चलिए आगे हेडिंग देना है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, डैश देके लिखिए। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। एक बार डैश देके पहला लिखेंगे नाभिकीय आवेश, पहला लिखेंगे नाभिकीय आवेश, डैश देकर के लिखिए नाभिकीय आवेश, डैश देकर लिखना है। किसी परमाणु या आयन में नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक हो जाता है, फलस्वरूप उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए हो गया, समझ में आ गया होगा, अभी बतलाए थे। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे मान लीजिए कि परमाणु अगर सोडियम होगा तो पहला स्थिति में क्या था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, फिर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ आकर्षित कर रहा है, फिर 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, प्रोटॉन उतना ही है, मतलब प्रोटॉन एक तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ इस स्थिति से बहुत अधिक ना आकर्षण बल लगेगा, प्रोटॉन 11 ही है और इलेक्ट्रॉन घट गया, मतलब ये कि 10 आदमी मिल करके और 2 बच्चा को पकड़ना है और 10 आदमी मिलकर 10 को पकड़ रहा है, तो 10 को पकड़ रहा है तो पकड़ाने का चांस थोड़ा कम रहेगा ना, मतलब और 2 ही बचा और 10 लोग पकड़ने वाला है तो आसानी से पकड़ा जाएगा। पहला नाभिकीय आवेश हो गया। दूसरा लिखना है परमाणुविक त्रिज्या या परमाणुविक आकार। क्या होगा, आकार अभी बतलाए ना कि नाभिकीय आवेश 2 चार्ज के बीच का बल है, जो जिस बल को तोड़ करके हम लोग जिस बल को तोड़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, जिस बंधन को बल को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, वो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और 2 आवेश के बीच लगने वाला जो बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, अभी हम बताए थे तुरंत, इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है यहां से निकालना है, तो यहाँ आकर्षण बल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दूरी कम है, तो 2 आवेश के बीच में ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। बोलिए, क्लियर हो रहा है ना? परमाणु आकार में लिखिए। किसी परमाणु या आयन के आकार में वृद्धि से आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि आकार में वृद्धि से नाभिकीय आवेश द्वारा लगने वाला आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, बहुत अधिक गर्मी है
और इसमें 2-3 पॉइंट बचा हुआ है। फिर हम लोग मेन इसमें होगा कि आपको फिर वैसे जैसे परमाणुक त्रिज्या का परमाणुक आकार, परमाणुक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का क्रम लिखे थे ना आप, कि बताइए कि Na प्लस और Mg2 प्लस में कौन बड़ा होगा आकार में। तो उसी तरह से हम बतलाएंगे कि आयनन ऊर्जा का क्रम सजाइए, किसके लिए आयनन ऊर्जा अधिक होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्रम से सजाइए। तो आप तो एक बात आपको सीख लेना है, हम बार बार बोल रहे थे आयनन ऊर्जा, मतलब ये तो बोर्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछता है, नहीं पूछता है, लगभग थोड़ा बहुत कहीं कहीं से थ्योरी पूछ दिया, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पैरामेडिकल वगैरह या बिहार इंजीनियरिंग, बिहार मेडिकल देना होगा तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये आयनन ऊर्जा का क्रम। और ये टोटल नए सिरे से हम नहीं बतलाएंगे, आपको आकार आता है, आकार में पूरा प्रैक्टिस करा दिए हैं, फिर इसका आकार आप सजा लीजिएगा। तो अभी समझ में आया ना कि आकार के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जिसका आकार बड़ा होगा उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। तो आकार क्लियर रहेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जो समय लग जाए, और फिर उसके नेक्स्ट मतलब 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर पी ब्लॉक शुरू करेंगे। चलिए बाकी अगले दिन। धन्यवाद।